Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you mechanism of breathing यानी कि breathing कैसे होती है। और इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे लंग्स है उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब जब हम उनका पार्ट्स उनका फंक्शन समझ गए हैं कि डिफरेंट लंग्स के हिस्सों का क्या मतलब रोल होता है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, तो अब हम मैकेनिज्म भी इनकी मदद से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं। तो देखते हैं हम, ठीक है। And I must retell you all that NCERT is a must for any competitive exams as well as for your school examinations. So NCERT की रीडिंग बार बार करिए। कई बार हम फर्स्ट रीडिंग में बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं, then we have to read it again at least for 3 times. Okay, and if you are unable to read it alone, you can read it with me along with understanding the things. And अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो कई बार चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी क्योंकि आप समझ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन आप एक बार अपने से रीड करिए एंड देन आप एक बार नोट्स के थ्रू रीड करिए। तो ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, एक ही तरीका बार बार अपनाने से आप बोर भी हो सकते हैं, इसीलिए आप जो है डिफरेंट टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। एंड मैं बहुत कोशिश करूंगी कि जहाँ पे भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना हो मैं वो भी आपको साथ के साथ में थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी चीज़ों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। एंड देन एनसीईआरटी बुक तो आपकी हेल्प के लिए है ही, यहाँ से आप टेक्निकल वर्ड्स और कुछ स्ट्रेंजास जो उठा सकते हैं एंड उसको एज इट इज याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से बनते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म मतलब कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे मतलब जैसे आप पिक्चर की स्टोरी बताते हो ना कि सबसे पहले ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसने इसको ऐसे बोला एंड देन उसको गुस्सा आ गया एंड देन उसने ये रिएक्शन किया एंड देन वहां से ऐसा रिएक्शन आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक सीन क्रिएट करते हो ना किसी पिक्चर का, किसी फिल्म का। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी में जो रिस्पिरेशन होता है या जिसको हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेप को देखिए ब्रीदिंग कैसे होती है, तो इसके पीछे भी एक पूरी की पूरी स्टोरी है, पूरी एकदम लाइनअप है। तो अगर हम ये देखें कि ब्रीदिंग को एज ए हम पिक्चर की तरह पे देख सकते हैं, जैसे कोई मूवी देखते हैं, जस्ट लाइक दैट इसका भी एक प्रोसेस है और इसकी भी एक स्टोरी है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग के भी 2 स्टेजेस हैं, जैसे कि एक है जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन यानी इनहेल करना, अंदर सांस लेने को हम इंस्पिरेशन कहते हैं, इन मतलब अंदर। ठीक है, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो हमारी बॉडी से, जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम जब सांस लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड जो आरबीसी है उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेके हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स तक जाता है ऑक्सीजन को कैरी करके। लेकिन टिश्यूज में जाने के बाद वहां का एनवायरनमेंट ऐसा चेंज होता है कि वहां से आपको हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जो बाइंड रहता है, ऑक्सीजन जो है उससे अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू टिश्यू स्पेसेस में चला जाता है जहां पे कि उसका यूटिलाइजेशन होता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट टिश्यूज के अंदर बना हुआ रहता है वो फिर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और ब्लड उस CO2 को लेकर के वापस हमारे हार्ट में आती है और हार्ट जो है उसको पंप करता है लंग्स में ताकि उसका फिर से ऑक्सीजनेशन हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेप है कि जब हार्ट जो है वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पंप करता है तो लंग्स में ये जो CO2 डिजोल्व ब्लड है वो हमारे एल्वियोलर सैक के अगल बगल जो कैपिलरीज जा रही हैं उनके पास से गुजरता है। तो उस एल्वियोलाई में उस वक्त हम जब इनहेल करते हैं तो उस वक्त उसमें ऑक्सीजन भरी रहती है, तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है और वहां पे जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है और ब्लड के अंदर जो CO2 होती है वो वापस एल्वियोलाई में आ जाती है
और फिर इस तरीके से ब्लड का रीऑक्सीजनेशन हो जाता है और वो वापस हार्ट में चली जाती है, जिसको कि हार्ट पूरी बॉडी में पंप कर देता है। लेकिन ये जो CO2 ब्लड से निकल करके एल्वियोलर स्पेस में आई है, अब यही CO2 वापस से उल्टा रास्ता तय करते हुए ट्रैकिया के थ्रू, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन कहते हैं, सांस छोड़ना, सांस लेना। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। ठीक है, अब हमने ये कहा कि हमने सांस लिया और सांस छोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो हम कहेंगे कि ये तो अपने आप होता है, इसके लिए क्या कोई साइंस की इसमें क्या, इसमें साइंटिफिक चीज क्या है, लेकिन ऐसे नहीं होता है ये। ठीक है, इसके पीछे भी साइंटिफिक चीजें इन्वॉल्व है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, तो जैसे हमने इससे पहले की वीडियोस और इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा है आपने एक कॉन्सेप्ट कि एवरीथिंग मूव्स जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि समंदर में खूब बड़े बड़े तूफान आते हैं, आपने न्यूज में सुना होगा कि एक प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये आंधी, तूफान, सुनामी ये आते क्यों है? ठीक है, ये इसीलिए आते हैं कि कहीं पे एक हाई प्रेशर का जोन बना रहता है और कहीं पे एक लो प्रेशर का जोन बना रहता है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग प्रेशर डिफरेंस वाले एरिया हो जाता है, तो जिधर पे ज्यादा प्रेशर होता है वहां से विंड बहुत तेजी से उस लो प्रेशर एरिया को कवर करने आती है। ठीक है, तो विंड या कोई भी चीज अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो इसीलिए सुनामी या जितने भी तूफान आते हैं वो इसीलिए आते हैं। लेकिन अगर हम लंग्स की बात करें तो हम जैसे सांस लिया, तो यानी अंदर कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होगा, तभी तो हम एयर को ब्रीथ कर पा रहे हैं। ठीक है, हम अंदर ले रहे हैं हवा को, तो यानी कि यहाँ पे भी एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है और हमारी लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है, इन दोनों ही प्रेशर्स में कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी की वजह से एक बार हम इंस्पायरेशन करते हैं और एक बार हम एक्सपायरेशन करते हैं। कैसे होता है ये हम देखते हैं। Inspiration can occur if the pressure within the lungs या intrapulmonary pressure, जो lungs होता है उसको हम pulmonary भी कहते हैं। ठीक है, pulmonary ही कहते हैं साइंटिफिक वर्ड में, pulmonary is more scientific। ओके, सो इंट्रा मतलब अंदर और pulmonary pressure यानी अंदर, lungs के अंदर का प्रेशर, उसको हम intrapulmonary pressure कह रहे हैं। So is less than the atmospheric pressure, that is there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure। ठीक है, सपोज एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर है, ठीक है, सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, लेकिन जो हमारे लंग्स के अंदर जो थोरैसिक कैविटी है, एक कैविटी है हमारे लंग्स के अंदर, इस कैविटी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। ठीक है, इस लंग्स के अंदर जो हवा की वजह से जो प्रेशर है वो उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो अब बताइए कि दो प्रेशर ग्रेडियंट बन गए कि नहीं बन गए? एक आपका एटमॉस्फेयर में प्रेशर एयर का और एक आपके लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर। तो अब क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और आपके लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो एयर का मूवमेंट कहाँ होना चाहिए? सो एयर का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से या हाई प्रेशर ग्रेडियंट से टुवर्ड्स लो प्रेशर की तरफ होना चाहिए, यानी कि एटमॉस्फेयर की एयर अब हमारे लंग्स के अंदर जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम इंस्पायरेशन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही इसी तरीके से सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसी तरीके से हम जब सांस छोड़ते हैं, तो हम सांस क्यों छोड़ते हैं? यानी कि जब हम सांस छोड़ने वाले होते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर कुछ ऐसा चेंज आता है, सांस लेने के बाद ऐसा चेंज आता है कि अब हमारे लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे ज्यादा हो जाता है। अब फिर से वही फिनोमेना काम करता है साइंस का कि जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होगा। तो अब क्योंकि लंग्स के अंदर ज्यादा प्रेशर है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, हम एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है तो हम इनहेल करते हैं और जब हमारे लंग्स के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है तो हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। लेकिन
ये लंग्स के अंदर बार बार कम प्रेशर और ज्यादा प्रेशर होता कैसे है? क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कभी लंग का प्रेशर कम कर देते हैं, कभी लंग का प्रेशर बढ़ा देते हैं? हाउ डज इट हैपन? उसका प्रेशर कैसे हम चेंज कर सकते हैं लंग्स का? क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो जो है सो है वही रहेगा हमेशा, लेकिन लंग्स का कभी प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जा रहा है, कभी लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? इसमें कौन से ऐसे हमने जो हिस्से पढ़े और जो लंग्स रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमने अभी जो पार्ट्स पढ़े थे, इसमें कौन सा पार्ट जो है एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है? ठीक है, सो डायफ्रेगम, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायफ्रेगम कहने को तो बहुत छोटा सा हिस्सा है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, बट इट इज वेरी वाइटल, इट प्लेज वेरी वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, या आप ब्रीदिंग कह सकते हो। सो द डायफ्रेगम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स external and internal intercostals between the ribs help in generation such gradients। ठीक है, अब जो डायफ्रेगम है और एक स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल जिसको कि हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स कह रहे हैं, बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल जो है मसल्स होती हैं, ये अलोंग विद डायफ्रेगम, ठीक है, ये इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं, या यही इस प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, ये जो बार बार कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा हो जा रहा है, ये डायफ्रेगम के मूवमेंट और हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स है बिटवीन द रिब्स, इनके मूवमेंट की वजह से होता है। ओके, सो इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रेगम विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber in the anterior posterior axis. Okay, and the contraction of external intercostal muscle lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. Okay, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, ये एक डायग्राम है, यहाँ पे आपका डायफ्रेगम है, ठीक है, ये आपका डायफ्रेगम है। ओके, देन होता क्या है? सबसे पहले अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें कि इंस्पायरेशन कैसे होता है, तो आपको पहले एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या आप कह सकते हो कि वॉल्यूम, एरिया या वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया या वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर यानी एरिया बढ़ेगा, ठीक है, ये एरिया बढ़ेगा, सॉरी एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, और एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो डायफ्रेगम है आपका, ये, ठीक है, ये डायफ्रेगम है, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि जैसे ये इस समय क्या है, ये रिलैक्स पोजीशन पे, ये रिलैक्स पोजीशन पे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ के ऐसे, पहले ऐसे था, अब ये सिकुड़ जाएगा, ऐसे यहाँ आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, जैसे आप सोच लो कि ये लंग्स के अंदर ये ऐसे है, ठीक है, लेकिन ये सिकुड़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये डायफ्रेगम यहां से उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये जो थोरैसिक कैविटी का ये जो वॉल्यूम है या एरिया है, ये बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो उस वक्त इतना एरिया बढ़ जाता है कि प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो भी एयर भरी है उसका ओवरऑल प्रेशर जो है इस कैविटी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसकी की वजह से जो है हमारा ऑक्सीजन को जो है हम इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन पूरी तरफ आती है। ठीक है, तो डायफ्रेगम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, तो ये पूरे थोरैक्सिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है डायफ्रेगम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, जिसकी की वजह से इसका प्रेशर कम हो जाता है और हम इनहेल कर लेते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट केस में हमारे पास आता है एक्सेलेशन। फिर क्या होता है, डायफ्रेगम थोड़े टाइम के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है फिर वो रिलैक्स हो जाता है, वो अपने पोजीशन पे वापस आर्च फॉर्म कर लेता है। ठीक है, सो डायफ्रेगम रिलैक्स एंड आर्च्ड अपवर्ड्स, तो अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है। तो अब थोरैसिक कैविटी का ये जो वॉल्यूम है ये इतना ही रह जाता है। ठीक है, अब हम फिर से वही वाला फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अब यहाँ पे एरिया क्या है, वो कम हो गया, एरिया घट गया, यानी प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यानी इस कैविटी का प्रेशर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से
ज्यादा हो गया, तो जब ये कैविटी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारी जो हम सांस हमने ली हुई है वो अब हम वापस बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो है मैकेनिज्म वो काम करता है, और इसमें डायफ्रेगम का बहुत बड़ा रोल है। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एयर का मूवमेंट इन और आउट होता है, इसको क्रिएट करने में डायफ्रेगम एंड इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, ठीक है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, और यही मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, ओके। देन अगर हम टेक्स्ट में देखें कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है, सो द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम causes a similar increase in the pulmonary volume. An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure. तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। So an increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration, and relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragm and the sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume. This leads to an increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs, ठीक है। तो ये था आपका overall mechanism of breathing. So we have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. तो जब हम कभी बहुत जोर से भी सांस ले सकते हैं और बहुत तेजी से सांस भी छोड़ सकते हैं, ऐसे मतलब कितना फोर्सफुली आप कर सकते हैं ना, बहुत जोर जोर से लंबी लंबी सांसें भी ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स वी कैन डू दिस, ओके। देन ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स अबाउट 12 to 16 टाइम्स अ मिनट। एक मिनट में हम लगभग 12 से 16 बार सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रेंज दिया हुआ है, एक एग्जैक्ट फिगर नहीं दी हुई है, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करता है, इसीलिए दैट इज व्हाई देयर हैज बीन गिवन अ range, not an exact value. Then the volume of air involved in breathing movement can be estimated by using a spirometer. तो हम एक मिनट में या एक सांस में कितना हवा भर पा रहे हैं अपनी लंग्स में, कितनी हवा निकाल पा रहे हैं, इन सबको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्पायरोमीटर कहते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द नीट सिलेबस। कई बार ये पूछा गया है घुमा के या क्वेश्चन के बीच में, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि स्पायरोमीटर क्या होता है एंड हाउ डज इट फंक्शन, देन आपको कैसे पता लगेगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। इस वजह से स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके लंग्स में कितना एयर गया है उसको मेजर करता है। सो विद द हेल्प विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। लंग्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी फंक्शन यानी लंग्स के फंक्शन को चेक करने के लिए स्पायरोमीटर को हम यूज करते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी ये दो टर्म्स हैं, हम वन बाय वन दोनों को समझते हैं। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स मतलब जैसे कि इसको जानने और समझने के लिए मतलब कि क्या जरूरत है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या जरूरत है हमें पढ़ने की कि हम एक टाइम में कितना हवा ले सकते हैं, कितनी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लंग्स की बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, ठीक है। कई बार जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को एस्थमा होता है, कुछ लोगों का लंग्स टीवी की वजह से काफी डैमेज हो चुका होता है ना। तो लंग्स में भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे अभी आपने कोरोना में देखा कि लंग्स बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, लंग्स बहुत अफेक्टेड होता है रिस्पिरेटरी डिजीजेस की वजह से। तो पर्सन कितना स्वस्थ हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो हमने एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के डेटा जुटाए और इस डेटा को हम हमेशा यूज करते हैं किसी भी पेशेंट के जो डेटा है उसको मैच कराने के लिए कि पेशेंट का जो है वो नॉर्मलसी की तरफ कितना बढ़ा, या हम कह सकते हैं कि कितना ठीक हुआ है और कितना ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, और कितना ठीक हो सकता है या कभी भी नहीं हो सकता है। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी हमें एक क्लिनिकल जो है असेसमेंट करने का जो है एक तरीका है कि हम क्लिनिकली किसी पेशेंट को बता सकते हैं कि वो ठीक हो गया है या नहीं हुआ है, या ठीक है या नहीं है, ओके। देन हम सबसे पहले रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ेंगे एंड देन रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज पढ़ेंगे। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम जो है वो नेचुरल टर्म्स होते हैं और रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज वो जो है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम से ही डिराइव्ड टर्म्स होते हैं।
देन वन बाय वन वी विल स्टडी और बोथ ऑफ दीज। सो पहला जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिस्पिरेशन। तो एक रिस्पिरेशन के दौरान में जितना वॉल्यूम हम अंदर ले, इंस्पायर करें, या जितना वॉल्यूम हम छोड़े, नॉर्मली हम सांस लेते रहते हैं, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो 1 मिनट में हम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर अपने अंदर इनहेल करें या एक्सहेल करें, उस वॉल्यूम को, उस अमाउंट ऑफ एयर को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। जैसे हमने कहा कि एक इंस्पायरेशन में हम 500 ml ऑफ एयर अंदर लेते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, तो 12 5 से 60, तो 6000 हो गया, ठीक है। और अगर 16 टाइम्स लेंगे तो ये हो गया 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 1 मिनट में हम 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट हम इंस्पायर या एक्सपायर कर सकते हैं। और इसको 1 मिनट में नहीं, जब बल्कि हम कहेंगे कि टाइडल वॉल्यूम की जो अगर आपसे फिगर पूछी जाएगी तो आप बोलोगे 500 ml, ठीक है। एक इंस्पायरेशन या एक एक्सपायरेशन में हम जितना वॉल्यूम ले सकते हैं या जितना वॉल्यूम जो है हम एक्सपायर कर सकते हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, और इसकी फिगर है 500 ml। ओके, देन टाइडल वॉल्यूम के बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी का मतलब क्या होता है? मतलब हमने सांस लिया, सांस लेने से ही रिलेटेड है कुछ, ठीक है। रिजर्व मतलब जो सुरक्षित करके रखा गया है, और वॉल्यूम यानी कि सांस लेने के बाद सुरक्षित वॉल्यूम कितना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire by a forcible inspiration. This average about 2500 to 3000 ml, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जैसे हम नॉर्मली तो सांस लेते हैं तो उसमें 500 ml सांस लेते हैं, लेकिन मुझसे किसी ने शर्त लगाई कि खूब लंबी लंबी सांस लो, देखो तुम कितनी सांस ले सकते हो। जैसे आप पुलिस भर्ती या किसी इस तरह के फिजिकल टेस्ट में जाते हैं तो आपसे वहां वो बोलते हैं कि पूरा भरपूर सांस लो, है ना। तो मैं ऐसे सांस ले रही हूँ, ऐसे नॉर्मल सांस ले रही हूँ, है ना, ऐसा सांस ले रही हूँ। लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर चेक करना है तो मैं फुल फ्लैश सांस लूंगी, ऐसे, मतलब जितना मेरी कैपेसिटी है कि जितना मैं सांस ले सकती हूँ, ठीक है, उतना मैं एकदम पूरा एकदम दम लगा के पूरा सांस लूं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर ओवर एंड अबव है टाइडल वॉल्यूम के। टाइडल वॉल्यूम तो मुझे नॉर्मल अपनी बॉडी की एक्टिविटी करने के लिए चाहिए, बट अगर मैं और सांस लूं उसके अलावा तो इसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन, तो ये होता है। और इसका अमाउंट जो या इसकी मैग्नीट्यूड है 2500 to 3000 ml। एंड देन इसी तरीके से ठीक इसका उलट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज अबाउट 1000 ml to 1100 ml, ठीक है। तो अगर जैसे मैं सांस छोड़ रही हूँ, है ना, और लेकिन मैं खूब जोर से सांस छोड़ू, है ना, तो ये कितना मैं दम लगा करके सांस छोड़ सकती हूँ, ठीक है, और पूरी हवा कोशिश करूं कि मैं पूरा हवा निकालूं अपने शरीर से, लंग्स से, तो उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक एक दूसरे का अपोजिट है। और टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं, ठीक है। आप देख रहे होगे कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम में कुछ फर्क है, ऐसा क्यों? ठीक है, इंस्पायरेशन करने की वजह के टाइम तो हम 2500 तक इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन हम हवा जब सांस छोड़ते हैं तो एक्सपायर करने के टाइम पे हम जो है इतना ही एयर कर सकते हैं। इसमें अंतर है इतना, क्योंकि जितना सांस लेते हैं उतनी ही छोड़ते हैं, है ना। 500 ml हमारा टाइडल वॉल्यूम है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर हम बहुत सारा एयर निकाल लेंगे अपनी बॉडी से तो हमारा हो सकता है लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाए, तो उसको कोलैप्स से बचाने के लिए कुछ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम रहता है, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर आती है वो है रेसिडियल वॉल्यूम। तो रेसिडियल वॉल्यूम क्या है? तो 4 तरह के वॉल्यूम्स हम पढ़ेंगे और 4 तरह के कैपेसिटीज पढ़ेंगे, ठीक है।
तो पहला वॉल्यूम आपका टाइडल वॉल्यूम, देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड द फोर्थ वन इज रेसिडुअल वॉल्यूम. Okay, so volume of air remaining in the lungs even after a forcible expiration, this average about 1100 ml to 1200 ml, 12,000 ml. Okay, this average about 1100 to 1200 ml. तो जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद भी, जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ एयर हमारे बॉडी, हमारे लंग्स में रह जाती है, तो उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है. And by adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. तो इन्हीं चारों वॉल्यूम्स जो नॉर्मल पर्सन की होती है, इन्हीं को इन्वॉल्व करके हम बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस भी बना सकते हैं किसी भी पर्सन का, कि उसका लंग्स कितने अच्छी तरीके से काम कर सकता है, स्वस्थ है या नहीं है. ठीक है. तो पहला उसमें हम, अब जैसे हमने 4 तरह के वॉल्यूम्स देखे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, सिर्फ रिजर्व वॉल्यूम. तो ये हो गया. अब हम 4 तरह की कैपेसिटीज भी देखेंगे कि लंग्स की और क्या क्या कैपेसिटी है. और ये कैपेसिटी नेचुरल टर्म नहीं है, ये कैपेसिटीज डिराइव टर्म है. इसमें हम जो हमने अभी 4 तरह के वॉल्यूम्स पढ़े, इन्हीं को यूज करके इनका हम जो है डेरिवेशन करेंगे. तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो नाम से ही आप हमेशा, क्योंकि ये टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप नाम से भी मतलब को याद रखने का कोशिश करिए. जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना. ठीक है. तो सांस लेने की कैपेसिटी क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन. दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हम कितना अंदर सांस ले सकते हैं, कितनी हवा को अंदर भर सकते हैं. तो एक नॉर्मल सांस लेते हैं और उसके अगर हम बहुत जोर से खींच के सांस लें एकदम अच्छे से, तो वो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिला करके हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनेगी. ठीक है. हम नॉर्मली लेते हैं तो टाइडल वॉल्यूम है, लेकिन हमारी कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है. ठीक है. जैसे कि पानी की टंकी कैपेसिटी 1000 ml होती है, भले ही उसमें हमेशा पानी उससे तो कम ही रहता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो कुछ होती है ना, एक लास्ट नंबर जितने कि हम उससे ज्यादा पानी नहीं भर सकते, तो यानी इससे ज्यादा हवा नहीं भर सकते. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का ये मतलब है. ठीक है. तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वो कैपेसिटी है एयर की जिससे कि ऊपर हम सांस नहीं ले सकते. अब हमारे लंग्स का ये लास्ट जो है फिगर है जिसमें कि हम इतना हवा इससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं, तो वो है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के ये बनता है. एंड देन इसी तरीके से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन. दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि जितना आप हवा जो है अपनी नेजल पैसेज से निकाल सकते हो, अपने लंग से निकाल सकते हो, आफ्टर जो है पूरा फोर्स दम लगा करके कितना निकाल सकते हो. ठीक है. तो वो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो ये दोनों ही टर्म्स आप देखिए उन्हीं से डिराइव हुए. ठीक है. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी टाइडल वॉल्यूम प्लस जो है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो डोंट वरी, 2-4 बार पढ़ने के बाद बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. बहुत टफ नहीं है, बस आप इसको नोट्स की कॉपी में कहीं लिख लीजिए एंड यू विल बी रिमेम्बरिंग इट फॉर एवर. देन फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है. FRC जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं. फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. ठीक है. जब नॉर्मली हम एक्सपायरेशन कर देते हैं, सांस छोड़ देते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर भरी हुई रहती है, उसी को हम फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. तो इसको कैसे बनाया गया है? ERV प्लस RV. ठीक है. यानी कि जो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है प्लस रिजर्व वॉल्यूम है, दोनों को जोड़ करके आपका फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बन रहा है. ओके. एंड देन वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल जिसको हम VC कहते हैं. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन. ठीक है. तो हम पहले नॉर्मल, हमने ये देखा कि पहले नॉर्मली हमने बोला था नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या था. ठीक है. वाइटल कैपेसिटी है कि अगर सांस छोड़ दे, खूब जोर से सांस छोड़ दें, ओके, और उसके बाद सांस लें तो ज्यादा होता है. ठीक है. दिस इंक्लूड
जो है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ठीक है। और इसके अलावा मतलब जो वाइटल कैपेसिटी है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के लिए ही काम करती है, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा जैसे बिल्कुल सांस छोड़ दें और फिर कितनी सांस भर ले, ठीक है, या हम बिल्कुल सांस छोड़े जोर से और फिर कितनी सांस भरे, या सांस खूब जोर से भर लें और फिर सांस छोड़ें, तो ये है आपकी वाइटल कैपेसिटी। जैसे टाइडल वॉल्यूम था वैसे वाइटल कैपेसिटी है दोनों के लिए, ओके। देन the total lung capacity, total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration, ठीक है। एक खूब जोर से आप सांस लीजिए, उसके बाद आपके लंग्स में कितनी एयर भरती है उसको हम कहते हैं रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम आपका टोटल लंग कैपेसिटी बनता है। सबको जोड़ दोगे, सारे वॉल्यूम्स को, चारों तरह के वॉल्यूम्स को जोड़ दोगे तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी बनता है, ठीक है। रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सब वॉल्यूम्स को जोड़ दोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा, ओके। या वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ दोगे तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट्स और एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask me in the comment section by commenting me, and I would like to hear from you, and I sincerely and genuinely follow your comments. Do write to me. Thank you so much.